दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सेस यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं रामजी प्रसाद। हम लोग आज इस चैनल पे देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स दो तीन पार्ट में हम लोग ड्राइव करते हैं, स्टैटिक है, डायनेमिक है, काइनेमेटिक है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, जिसका उपयोग आपका पूरे सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको हमेशा मिलता रहता है ना। और उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। या फिर बहुत सारे बुक्स में इसका नाम अलग अलग भी हो सकता है, और कि क्यों अलग होता है वो भी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जैसे कि सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। सेंटर ऑफ मास को हम लोग सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी हम लोग, तो हम लोग इन सब बातों पे चर्चा करेंगे कि सेंट्रॉइड की जरूरत क्यों पड़ी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जरूरत क्यों पड़ा, या फिर सेंटर ऑफ मास की जरूरत ही क्यों पड़ी, आखिर इसका जरूरत क्या है और हम लोग क्यों इसके बारे में समझना चाहते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग किसी बॉडी का बात करते हैं, हम लोग मान लो एक बॉडी हमारे पास ये है ना। अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती है, दो तीन बातें हो सकती है। एक, इस पे लोग लगने वाले फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, और दूसरा है कि इसके मोशन के बारे में बात कर सकते हैं। और मोशन दो प्रकार से हो सकता है, आइदर इसका मोशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, या फिर इसका मोशन जो है वो फिर रोटेशनल मोशन हो सकता है, या फिर इस पे लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। सपोज ये जो बॉडी है हमारा, ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है, कहने का मतलब है रिजिड बॉडी हम लोग उस बॉडी को कहते हैं जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सके, मतलब जो आसानी से डिस्ट्रक्ट नहीं होता हो, मतलब कोई स्मॉल फोर्स लगा के इसको आसानी से तोड़ नहीं सकता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो उस तरह के बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है। आप जानते हैं कि कोई भी जो बॉडी होता है वो बहुत सारा स्मॉल स्मॉल इस तरह से बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, है ना। देयर आर वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स, इनके ही कॉम्बिनेशन से एक रिजिड बॉडी का निर्माण होता है, एक रिजिड बॉडी बनता है। इस तरह का बहुत सारा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रिजिड बॉडी का निर्माण होता है। तो ये मान लो कि आपके पास एक रिजिड बॉडी, मान लेते हैं इस बॉडी को हमको घुमाना है, रोटेट करना है। सपोज करो कि एक डिस्क है या फिर एक बड़ा सा स्फेयर है, और इसको हम लोग मान लो कि इस तरह से इसको घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, है ना, रोटेट करना चाहते हैं। तो हर एक पार्टिकल जो है ना वो अलग अलग सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। देखिए ये इस तरह से रोटेट करेगा, है ना, ये इस तरह से रोटेट करेगा। अगर इस पार्टिकल का बात करें तो ये इस पाथ पे रोटेट करेगा। आप देखो कि हर पार्टिकल जो है अलग अलग पाथ पे रोटेट कर रहा है। और आपको एक रोटेशनल मोशन के बारे में समझना है, बातें करनी, या फिर मान लो कि इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। सपोज कि इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, किसी मास के ऊपर लगता है ऑन द अर्थ। अब यहां पर क्या है कि हर एक पार्टिकल का अपना एक मास है, हर एक पार्टिकल का अपना एक मास है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। सपोज इसका मास अगर m1 है, इस पे एक फोर्स लगेगा। उसी प्रकार से हर एक पार्टिकल को आप देखेंगे तो हर पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा। सपोज ये m2 है, m2g, इस तरह से हर एक पार्टिकल पर क्या होगा, हर एक पार्टिकल पर जो होगा वो पे फोर्स लगेगा, हर एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगना शुरू होगा, है ना। अब देखिए यहां पर भी
आप देखेंगे हर पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। सपोज अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इसका फोर्स लगेगा, है ना, mg, मान लो कुछ भी है, m3g है। फिर इसी तरह से हर पार्टिकल पे क्या होगा कि फोर्स डाउनवर्ड अर्थ की तरफ लग रहा है। अब हर पार्टिकल पे आप फोर्स लगाएंगे तो एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से हर पार्टिकल का अगर मोशन देखना चाहेंगे आप तो भी एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा हम लोग सोचते हैं कि इन सारे बॉडी, ये पूरा बॉडी जो रिजिड बॉडी बना हुआ है हमारा, इस पूरा रिजिड बॉडी का जो फोर्स है वो किसी एक पार्टिकुलर जगह पर लग रहा है ना, वो किसी एक पार्टिकुलर जगह पर, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। या पूरा बॉडी का मोशन का बात करें हम लोग तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई एक पॉइंट का मोशन का हम लोग बात करें तो वो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट के लिए हम लोग, जिस पॉइंट पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा। दैट पॉइंट इज नॉन ए सेंट्रल पॉइंट। ध्यान देंगे कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट को हम लोग अलग अलग बॉडी के लिए या अलग अलग एरिया या वॉल्यूम के लिए हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये अलग अलग चीजों के लिए हम लोग जान पाते हैं। तो क्या है आपका सेंट्रल पॉइंट? तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग मानते हैं कि पूरा बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। अगर मास है तो, अगर एरिया है तो हम लोग मानते हैं कि पूरा बॉडी का, पूरा सरफेस का एरिया जो है वहां पर कंसंट्रेटेड है। ये डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम है हम लोग ये मानते हैं कि उस पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो वहां पे कंसंट्रेटेड है और उस पॉइंट के माध्यम से हम लोग जो है एनालिसिस कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का एनालिसिस किया जा सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि सेंट्रल पॉइंट जो है, एक समझेंगे अगर हम लोग तो एक तरह से ये कन्वेंशन है और एक तरह से ये समझ सकते हैं कि एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है ना। तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट है द पॉइंट वेयर वी assume total mass remain conserved। लोग ऐसा मानते। अब है कि इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है ना, इस पॉइंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका क्या होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि फर्स्ट मोमेंट क्या होता है। अच्छा, सेंट्रॉइड किसको कहेंगे, सेंटर ऑफ मास किसको कहेंगे, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, है ना। अगर आप लेंथ को आप कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो रड का लेंथ हो या फिर आपका आर्क का लेंथ हो, तो आप उस केस में इसको सेंट्रॉइड बोल सकते हैं, है ना। आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। इस सेंट्रल पॉइंट को आप सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। एरिया को कंसीडर करते हैं आप, तो इस केस में भी इस सेंट्रल पॉइंट को आप सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं आप, इस केस में भी इस पॉइंट को आप सेंट्रॉइड के नाम से जान सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग ये मानते हैं कि ओवरऑल मास या एरिया या वॉल्यूम को हम लोग कंसंट्रेटेड मानते हैं, ताकि हमारा एनालिसिस जो करने का तरीका है, जो एनालिसिस करना है हम लोगों को, वो आसानी से हम लोग कर सके। मतलब कि अगर इस पूरा बॉडी का मास अगर m है तो हम लोग ये मानते हैं कि पूरा मास जो है इसी पॉइंट पर है, ताकि हम लोग क्या कर सके, इसका एनालाइज कर सके, है ना, हम लोग इसको समझ सके। ठीक है, तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के केस में आप इस सेंट्रल पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, इस सेंट्रल पॉइंट को आप बोल सकते हैं सेंट्रॉइड। अगर मास है तो फिर आप इसको बोलते हैं, अगर मास क्वांटिटी ले रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी, तब आप इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स अगर लग रहा है यहां पर, है ना, अगर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो आप इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
लेकिन इन जनरल आप अगर समझना चाहते हैं तो इन तीनों को सेम नाम से भी पुकार, आप सेम नाम ले सकते हैं। सेंट्रॉइड सबके लिए आप सोच सकते हैं, सेंटर ऑफ मास सबके लिए सोच सकते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सबके लिए सोच सकते हैं। मतलब कॉमनली हम लोग इन तीनों को कॉमन मतलब सेम मान सकते हैं, है ना। लेकिन इन तीनों में फर्क थोड़ा सा ये है कि मास, जब मास के बारे में आप कंसिडर करते हैं तो आपका क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में कंसिडर करते हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। एरिया, वॉल्यूम और लेंथ के केस में आपका सेंट्रल पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड कहलाएगा, है ना। ठीक है। अब सेंट्रल पॉइंट को अगर दूसरे तरीके से भी डिफाइन करना चाहें तो सेंट्रल पॉइंट जो है इसको अगर दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो यह वह पॉइंट होता है जिसके अबाउट फर्स्ट मोमेंट जो एलिमेंट्स होंगे, ये सब जो पार्टिकल्स हैं, ये सब जो है ना, ये सब जो पार्टिकल्स है, इन सारे पार्टिकल्स का फर्स्ट मोमेंट जो होगा इस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट 0 होगा। तो हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट क्या है। अगर सेंट्रल पॉइंट को हम लोग डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट, तो सेंट्रल पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पॉइंट अबाउट विच, इज द पॉइंट अबाउट विच, यह वह पॉइंट है जिसके अबाउट, है ना, समेशन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट, समेशन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज 0, है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ, इन सारे एलिमेंट्स का अगर फर्स्ट मोमेंट हम लोग इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। दैट पॉइंट इज द सेंट्रल पॉइंट। मतलब सेंट्रल पॉइंट हम लोग उस पॉइंट को कह रहे हैं जिस पॉइंट के अबाउट हर पार्टिकल्स का अगर आप मोमेंट निकालते हैं, कौन सा मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं, तो उनका जो समेशन होगा दैट शुड बी मस्ट बी 0, एंड दैट सेंट्रल पॉइंट, इसी सेंट्रल पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, लेंथ का मोमेंट, एरिया का मोमेंट, वॉल्यूम का मोमेंट अगर उस पॉइंट के अबाउट 0 होता है तो दैट इज नॉन एज सेंट्रॉइड। अगर मास का मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट 0 होता है देन दैट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मोमेंट अगर उस पॉइंट के अबाउट 0 होता है देन इट इज नॉन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं कि इन तीनों में आप डिफरेंसेस समझे होंगे, और एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं ये भी आप समझ लिए होंगे। हम लोग आगे देखते हैं कि फर्स्ट मोमेंट होता क्या है ना। तो फर्स्ट मोमेंट क्या होता है वो हम लोग समझना चाहते हैं कि फर्स्ट मोमेंट है क्या। ठीक है। फर्स्ट मोमेंट एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द फर्स्ट मोमेंट। तो फर्स्ट मोमेंट क्या है तो आपको जान, फर्स्ट मोमेंट हम लोग, तो फर्स्ट मोमेंट को समझने के पहले आप एलिमेंट को समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। देखिए एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट एक स्मॉल पार्ट है ना, ये किसी भी बॉडी का या एरिया का ये स्मॉल पार्ट है। जैसे मान लो ये लेंथ है ना, मान लो ये एक रेड है और इसका लेंथ मान लो मैं एल है। इसका एलिमेंट का बात करेंगे तो इसका एक स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल पोर्शन, सपोज दिस इज डीएल, ये इसका एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट, तो हम लोग इसका एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। अगर एरिया है तो मान लो ये हमारे पास एक एरिया है, सपोज कि एक रेक्टेंगल है, तो एक स्मॉल पोर्शन यहां पर जो इसका एरिया होगा दैट इज द डी। तो दीज आर द एलिमेंट्स, है ना। और एलिमेंट्स ऐसा चूज करना चाहिए, एलिमेंट शुड बी सच दैट, एलिमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका समेशन करे तो वो बॉडी या वो सरफेस या फिर वो वॉल्यूम हम लोगों को अचीव हो जाए जो हमारे पास है। मान लो कि ये लेंथ है एल, तो डीएल इस प्रकार से होना चाहिए, है ना, डीएल इस प्रकार से होना चाहिए कि इसको जोड़ें तो ये पूरा लेंथ हम लोगों को मिल जाए, मतलब एल लेंथ मिल जाए। यहां पर एरिया इस प्रकार से होना चाहिए कि ये जो एरिया एलिमेंट्री है
इसको जब समेशन करें तो ओवरऑल एरिया ऑफ द आपको जो आपका जो रेक्टेंगल है दैट मस्ट बी अचीव, वो आपको अचीव हो जाए। तो एलिमेंट आप ले सकते हैं। उसी तरह अगर मास है तो उसका भी आप एलिमेंट ले सकते हैं डीएम। तो एलिमेंट क्या है, एक स्मॉल पार्ट है ना, जिसको आप सम करते हैं तो जो आपके पास सरफेस है, जो एरिया है या वॉल्यूम है या मास है, वो आपको ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज द एलिमेंट। अब फर्स्ट मोमेंट की बात करें हम लोग, तो फर्स्ट मोमेंट क्या है, तो इसको किसी ओरिजिन के अबाउट डिफाइन कर सकते हैं, या किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन कर सकते हैं, या किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो क्या है फर्स्ट मोमेंट को हम लोग कहते हैं किसको है, तो ये प्रोडक्ट है ना, इट इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट मोमेंट of an element is the, yeah, first moment of an element is the product of its position vector। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं इसके बारे में बात करूंगा कि पोजीशन वेक्टर हम लोग कहते हैं किसको है, प्रोडक्ट ऑफ इस पोजीशन वेक्टर विद द एलिमेंट्स इटसेल्फ, पोजीशन वेक्टर विद द एलिमेंट इटसेल्फ अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, है ना, अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट के अबाउट आपको फर्स्ट मोमेंट मिलना चाहिए। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको अगर हम लोग समझना चाहें कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर है क्या, तो इसको भी हम लोग समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या है, पहले वो समझ ले, अगर हम लोगों को फर्स्ट मोमेंट समझ में आएगा, है ना। तो पोजीशन वेक्टर है क्या, पोजीशन वेक्टर उस तरह का क्वांटिटी होता है, उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीजें पता कर सकते हैं, है ना। वेक्टर क्या है, वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें पोजीशन और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और पोजीशन दोनों चीज फाइंड आउट हो सकता है, दैट इज द वेक्टर। यानी वेक्टर के लिए, वेक्टर को डिफाइन होने के लिए मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वो आपका वेक्टर नहीं कहलाएगा, देन इट इज नॉन एज स्केलर। और वेक्टर का समेशन या जो भी वेक्टर का एडिशन, समेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सारे जो वर्क करने हैं आपको, वो वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसका जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं, वो एल्जेब्रिक लॉ से होंगे। तो वेक्टर का अपना एक लॉ है, दैट इज नॉन एज वेक्टर लॉ, है ना। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली है क्या, पोजीशन वेक्टर हम लोग कहते हैं क्या है, तो किसी का भी पोजीशन को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कराना ही पोजीशन वेक्टर कहलाता है ना। जैसे मान लो सपोज ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास है एक्स और वाई, है ना, और एक पॉइंट हमारे पास है सपोज पी, और इस पी का हम लोग को पोजीशन वेक्टर पता करना है। तो ये जब भी फाइंड आउट होगा, पोजीशन वेक्टर जब भी फाइंड आउट होगा, है ना, इट बी always defined from origin, हमेशा ये origin से ही डिफाइंड होगा, है ना। origin के बिना हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते। whenever you have to define the position vector, तो there must be origin का होना जरूरी है। तो जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट P है, इसका हमको पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो ऑरिजिन से देखिए आप पोजीशन कितना आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। आपको एक स्ट्रेट लाइन यहां से जोड़ देना है, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसका पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या है, इसको अगर हम लोग x और y के साथ डिफाइन करना चाहते हैं, अब देखो ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है ना, इसका x और y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, तो दिस विल बी x और y कोऑर्डिनेट। तो x और y कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब क्या है, दिस इज x एंड दिस इज y, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचना है, तो हाउ वी विल रीच एट पॉइंट P, ऑरिजिन से चले, अगर हम लोग x और y के साथ देखें
ऐसे आना पड़ेगा, फिर यहां से हम लोग प्रकार से यहां जा सकते हैं। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, है ना। अगर आप लिखना चाहें आप क्या लिख सकते हैं कि ओपी जो है, जो हमने डायरेक्ट लिखा था पोजीशन वेक्टर, दिस कैन बी रिटन एज वाई, हाउ, तो दिस इज ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। इस तरह से आप जोड़ेंगे आप पी पर पहुंच जाएंगे, है ना। अगर आप पी पर पहुंचना चाहते हैं तो देन आप कैसे पहुंच सकते हैं, दिस प्लस दिस। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है ओ एम वैक्टर और यहाँ पर लिखा हमने एम पी वैक्टर, बट ये जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मिला हुआ है दैट इज मैग्नीट्यूड एक्स, ये जो है सिर्फ एक्स मैग्नीट्यूड है। तो यू मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स का, इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता है दैट इज नोन एज आई, और y की तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता है दैट इज j। तो आप ओ एम वेक्टर को अगर आप लिखना चाहते हो आप क्या लिख सकते हो, x इंटू आई, एंड एम पी वेक्टर को आप लिखना चाहते हैं देन यू मस्ट राइट इन दिस वे y इंटू j। तो देखिए ओपी जो था, ओपी वेक्टर आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये ओपी क्या था, आर था, दिस इज द पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई, है ना, ये मिल गया। जब 2 डायमेंशनल है तब, अगर 3 डायमेंशनल है एक्स वाई जेड तीनों ऐसा, ये इसका पोजीशन इस प्रकार से है। मान लो कि एक रूम है, उस रूम में किसी एक पॉइंट पर, है ना, आपका कोई बॉडी है, उसका पोजीशन पता करना है तो आप एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन से आप पता कर सकते हैं, है ना, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो उस केस में आर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज के। तो इस प्रकार से आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या था फर्स्ट मोमेंट का, अगर डिफिनेशन हम लोग देखें फिर से वापस, तो फर्स्ट मोमेंट का डिफिनेशन जो था, फर्स्ट मोमेंट का डिफिनेशन इस प्रकार से था, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एलिमेंट is the product of its position vector with the element itself about a reference point। reference point का मतलब यहाँ पर मान लो हमने origin मान लिया है, तो ये जो प्रोडक्ट है that is known as फर्स्ट मोमेंट, इसको हम लोग फर्स्ट मोमेंट कहते हैं। अब चूंकि पोजीशन वेक्टर हमने समझ लिया है, अब पोजीशन वेक्टर समझ लिया तो आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट मोमेंट को डिफाइन कर सकते हो, किसी का भी फर्स्ट मोमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट मोमेंट है क्या, ठीक है। तो अगर लेंथ के लिए हमको फर्स्ट मोमेंट डिफाइन करना है, फॉर लेंथ फर्स्ट मोमेंट हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट मोमेंट, तो फॉर लेंथ क्या आप डिफाइन करोगे, तो पोजीशन वेक्टर जो भी होगा इसका, सपोज द पोजीशन वेक्टर इज आर, आर इसका पोजीशन वेक्टर है, r इंटू डी एल, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ के लिए फर्स्ट मोमेंट ये हो जाएगा। अगर आप एरिया के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, है ना, और एरिया के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, r इंटू डी ए, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, r इंटू डी वी। अगर आप मास के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो मास के लिए भी हो जाएगा r इंटू डी एल। तो अलग अलग के लिए आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर कि जो फर्स्ट मोमेंट है ये जो है एक्चुअली अगर आप सोचें तो यहाँ पर जो भी है लेंथ या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम या फिर मास, ये सारे के सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के केस में आपको फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए सिर्फ आप क्या करते हो, उसके प्रोडक्ट कर देते हो। लेकिन अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में फोर्स जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, दैट बिकम्स द वेक्टर, है ना। इन केस ऑफ फोर्स या इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर आप फर्स्ट मोमेंट डिफाइन करना चाहते हैं तब आपका इस प्रकार से डिफिनेशन नहीं होगा, है ना, ये सिंपल मल्टीपल क्या हुआ है, उस केस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा,
तब यहाँ पर फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लोग करें, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मोमेंट को डिफाइन करना चाहें तो आर होगा, बट दैट विल बी क्रॉस, ये क्रॉस होगा और आपका क्या हो गया जी इंटू डी एम, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम जी, है ना, एम जी होता है। अब यहाँ पर जो है आपको एक डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, सपोज के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग केसेस में ये अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है ना, अलग अलग केसेस में ये अलग तरीके से डिफाइंड होता है। दिस आर द फर्स्ट मोमेंट। आप फर्स्ट मोमेंट समझ रहे होंगे कि फर्स्ट मोमेंट क्या है। अब देखो इसको दूसरे तरीके से फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग लेंथ के लिए बात करें, है ना। अब देखो आर क्या है, सिंस आर इक्वल टू आप क्या जानते हो, अभी अभी मैं बताया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमने ये बताया था आर के लिए। अगर फर्स्ट मोमेंट आप लिखना चाहते हैं, मान लो फर्स्ट मोमेंट हम लोग लिखना चाह रहे हैं, इसके लिए लिखना चाह रहे हैं, सपोज कि लेंथ के लिए लिखना चाह रहे हैं ना, लेंथ के लिखना चाह रहे हैं, तो दिस विल बी आर इंटू डी एल। अब इस प्रकार से सिंपली लिख लेते हो, लेकिन आर एक्चुअली है क्या, आर एक्चुअली क्या है, आर जो है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड इंटू डी एल। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू डी एल आई, वाई इंटू डी एल वाई इंटू डी एल जे, जेड इंटू डी एल। तो दिस विल बी द फर्स्ट मोमेंट। इसमें क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट है ना। इसी तरह से एरिया के लिए लिखना चाहें अगर हम लोग, एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं, एरिया के लिए लिखना चाहते हैं फर्स्ट मोमेंट, आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एरिया यहाँ पर हो जाएगा एक्स और यहाँ डीएल के जगह आपका क्या आ रहा था, डी आ रहा था। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स डी ए इंटू आई प्लस वाई डी ए इंटू जे प्लस जेड डी ए इंटू के। इस प्रकार से हर एक क्वांटिटी के लिए, है ना, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन सब के लिए आप क्या लिख सकते हो, इन सब के लिए आप जो है लिख सकते हो फर्स्ट मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जा सकता है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए कि आपके पास इस तरह से एक, है ना, बड़ा सा एक रिजिड बॉडी है ना, और इसका ऑरिजिन कहीं पर है, सपोज एक्स एंड वाई, ये ऑरिजिन है। अब इसमें बहुत सारे मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हैं से, और इन सारे मास का आप देखो कि पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा, है ना, इन सारे मासेस का पोजीशन वेक्टर अलग अलग होंगे, है ना, होंगे कि नहीं। सपोज करो कि ये m1 है, सपोज करो ये m2 है, सपोज कि हमने ये m3 है, चलो 3 को मान लेते हैं। इसका ये पोजीशन वेक्टर होगा r1, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा r2 और इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये मान लो r3। इस प्रकार से हर सारे, है ना, सभी के लिए जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो सब के लिए अलग अलग है ना। आप देख सकते हैं कि सब के लिए ये जो पोजीशन वेक्टर है वो सारे के लिए क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, इसका सपोज कर लिया इसका सेंटर ऑफ मास या सीजी या सेंट्रॉइड यहाँ पर है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास का अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, सपोज दिस इज आर सी, हमने इसको मान लिया आर सी। तो सभी का अपना एक अलग अलग मतलब पोजीशन वेक्टर है, और ये जो हमने मान लिया दिस इज द सीजी या सेंट्रॉइड, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट है हमारा। सपोज दिस सेंट्रल पॉइंट इज ए या मान लो पी है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ये पूरा बॉडी का मास या एरिया या वॉल्यूम या लेंथ जहां पर कंसंट्रेटेड है उसको हमने मान लिया है पी, है ना। अब इनका एक जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर अलग होगा, है ना। अब देखो कि अगर हम लोग इस पूरे का मान लो कि हम लेंथ के लिए अगर कर रहे हैं, है ना, सपोज करते हैं कि हम लेंथ के लिए ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप पूरे के लिए क्या लिखना चाहोगे, आप पूरे के लिए लिखना चाहोगे आर सी इंटू डी एल, है ना, पूरा के लिए। अगर पूरा के लिए लिखना है, मान लो ऐसा करें थोड़ा समझ में आएगा, मास के लिए मान लो करते हैं फॉर मास, आप उसी प्रकार से किसी का भी कर सकते हो।
सपोज की मास के लिए इसका टोटल मास हमने मान लिया m है ना। तो इसका हम लोगों को लिखना है टोटल मास क्या है, m है। और ये टोटल मास कहां पर कंसंट्रेटेड है, ये टोटल मास यहां पर कंसंट्रेटेड है ना। दिस इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, यहां पर टोटल मास कंसंट्रेटेड है। तो हमारा मोमेंट क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट अगर लिखना चाहेंगे तो दिस विल बी RC इंटू एम टोटल मास। और उसके अलावा लिखना चाहेंगे तो यहां पर बोला था कि फर्स्ट मोमेंट जो होगा किसी मतलब ऑरिजिन के अबाउट, जो पूरे बॉडी का जितना भी एलिमेंट्स है उन सारे का जो फर्स्ट मोमेंट होगा है ना, उस वो फर्स्ट मोमेंट जो होगा वो अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। तो हमने पूरा ओवरऑल को मान लिया हमने कि मास यहां पर है, ठीक है, उसका हम लोग ले लिए। अब हम लोग इसको 0 करना चाहते हैं तो ये इक्वल ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2, इसी तरह से पूरा आप लिख सकते हो mnrn, है ना। इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर हम लोग अगर एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, dm एलिमेंट हो गया और r, और इसका इंटीग्रेशन कर दें। अगर एलिमेंट में देखें हम लोग, अलग अलग बॉडी के लिए नहीं देखें, एलिमेंट के लिए देखें, हम लोग इस प्रकार से इसको अलग कर सकते हैं, है ना। अब आरसी को आप क्या लिख सकते हो, आरसी को आपको लिखना है तो आरसी को आप क्या लिख सकते हो, देखो आरसी को अगर लिखना चाहते हो आप तो क्या लिख सकते हो, ये देखते हैं हम लोग। तो आरसी इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो, आरसी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आरसी इक्वल टू लिख सकते हो आप XC, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास I प्लस YCJ प्लस ZC K, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कि R को आप क्या लिख सकते थे, R को लिख सकते थे आप XI प्लस YJ प्लस ZK, ऐसा लिख सकते थे। अब देखिए फिर से वापस आप इस इक्वेशन को देखिए, क्या था इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में था RC इंटू एम, सपोज दिस इज नॉन एज इक्वेशन 1। अगर हम लोग मान लें ये इक्वेशन 1 है तो अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो, RC की जगह ये पूरा वैल्यू रख सकते हो आप, और R के जगह पे ये पूरा वैल्यू रख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 में जाते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप जाओ, अब लिख सकते हो XCI प्लस YCJ प्लस ZCK इंटू एम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन XI प्लस YJ प्लस ZK इंटू DM, ये आप लिख सकते हो। अब देखो I वाले को इक्वेट कर लो, XC इक्वल टू XCM इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन XDM। तो X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को इस तरह प्राप्त कर सकते हो मास के केस में। उसी तरह से Y वाले को IJJ वाले को इक्वेट करते हैं हम लोग, तो YC इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, YDM बाई मास M मिल जाएगा आपको। इसी तरह से ZC वाले को इक्वेट करो आप, ZDM बाई M, प्रकार से आपको ये सेंटर ऑफ मास, ये हमने एक मास के टर्म में करके देखा। अगर हम लोग इसको लेंथ के टर्म में देखें, एरिया के टर्म में देखें, तो हम लोगों को क्या मिलता है वो हम लोग समझते हैं, है ना। तो इन टर्म ऑफ लेंथ अगर देखना चाहते हैं हम लोग, टर्म ऑफ लेंथ अगर देखना चाहते हैं, अब देखो इन टर्म ऑफ मास हम लोग देखना चाहते हैं, इन टर्म ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारा, है ना, वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो आप सिंपली देखो जिस प्रकार से वहां, सॉरी इन टर्म ऑफ मास हमने बता दिया आपको। अब इन टर्म ऑफ लेंथ हम लोग अगर देखना चाहें, इन टर्म ऑफ लेंथ क्या होगा वो हम लोग समझना चाहते हैं। तब देखो क्या हो जाएगा, XC अगर सेंटर ऑफ मास, या फिर देखो आप इसको X बार भी लिखते हैं, है ना, कई बार, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, XDL लेंथ, है ना। अगर Y बार लिखना चाहते हैं लेंथ के टर्म में, आप लिख सकते हो YDL बाई L। अगर आप Z निकालना चाहते हो, Z बार, या आप इसको YC भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप ZC भी बोल सकते हो। तो दिस विल बी ZDL बाई L। तो इस प्रकार से आप लेंथ के टर्म में समझ सकते हो। उसी प्रकार से
एरिया के टर्म में आप अगर समझना चाहते हैं इन टर्म ऑफ एरिया, तो आप क्या लिखोगे, एक्स या फिर एक्स बार इक्वल टू, आप इस तरह से लिख सकते हो एक्स डी बाई टोटल एरिया। अब देखो ये जो है बुक में अगर एरिया अलग अलग हो जाता है, छोटा छोटा एरिया है और आपको एरिया पता है, तब इसको समेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने देख रहा था। तो समेशन के टर्म में आप कैसे लिख सकते हो, x1 a1 x2 a2, इस तरह से आपके फॉर्मूला जो है बुक में आपको नजर आता है ना। तो यू कैन राइट आल्सो इन दिस वे। उसी तरह से वाई सी को अगर लिखना चाहते हैं आप, तो क्या लिखेंगे, वाई डी ए बाई एरिया। उसी तरह से आप जेड सी को लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, जेड डी ए बाई एरिया, है ना। इस प्रकार से आप जो है अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम के टर्म में देखना चाहते हो तो वॉल्यूम के टर्म में देख सकते हो, है ना। अगर आप वॉल्यूम के टर्म में देखना चाहते हैं इसको, तो वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा, है ना। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर हम लोग देखें, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो आप क्या देख सकते हो, देखो, है ना। तो वॉल्यूम के टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डीवी। डीवी क्या है, एलिमेंट्री वॉल्यूम है, बाय टोटल वॉल्यूम। वाई बार क्या हो जाएगा, वाई डीवी बाई टोटल वॉल्यूम। इसी तरह से जेड बार क्या हो जाएगा, जेड डीवी बाई टोटल वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटर ऑफ मास इन सारे फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार इन सब फार्मूला का यूज करके हम लोग अलग अलग एरिया या फिर हम लोग वॉल्यूम या फिर मासेस का सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।